एक भावी प्रतिशोधी का पहले एक खुशहाल परिवार था। उस दिन एक मनोरोगी ने उसकी पत्नी को निशाना बनाया, जिसने बाहर कुछ रखकर जाने का नाटक किया। पत्नी ने बहुत देर इंतजार किया, पर उसे अंदाजा नहीं था कि वह मनोरोगी उससे भी ज्यादा धैर्यवान है। यह मनोरोगी खास तौर पर शादीशुदा महिलाओं को अपना शिकार बनाता था। पहले उन्हें बेहोश करता, फिर उन पर अत्याचार करता। बच्चे डर कर रोने लगे और पापा को बुलाने लगे। पत्नी ने मनोरोगी को पकड़कर कहा कि अगर वह बच्चे को चोट न दे तो वह सब मान लेगी, पर अगर वह समझदार होता तो मनोरोगी न कहलाता। पापा पापा शाम के समय पुलिस को शिकायत मिली और काम से घर लौटता आदमी दौड़ता हुआ दूसरी मंजिल पर पहुंचा। तो उसे जमीन पर दो नीले बॉडी बैग, एक बड़ा और एक छोटा, रखे हुए मिलते हैं। अपनी पत्नी और बच्ची की लाश देखकर उसका दिल फट जाता है और वह दर्द से जमीन पर गिर पड़ता है। इसी पल वह कातिल को जिंदा छील देने, तड़पा तड़पा कर मारने की कसम खाता है। अपनी पत्नी और बच्ची की बेरहमी से हत्या के बाद वह सीगल बुक स्टोर नाम की एक दुकान खोलता है। ये दुकान उन पीड़ितों के परिवारों के लिए है जिन्हें कानून से न्याय नहीं मिलता। अगर आप इस दुकान में आकर नीत्शे की लाल पीली किताब बियॉन्ड गुड एंड इविल निकालते हैं तो इसका मतलब है कि आप बदला लेने का कॉन्ट्रैक्ट देने आए हैं। एक बुजुर्ग जोड़ा अपनी पोती शाओलिंग का बदला लेने के लिए अपनी जीवन भर की कमाई लेकर आता है। शाओलिंग की मौत उसके सौतेले पिता आन बेन की क्रूरता, जैसे बर्फ के पानी में पैर रखवाना और 100 बार माफी मंगवाना, और सगी मां की स्वार्थपरता के कारण हुई थी। आन बेन को हत्या के बजाय सिर्फ लापरवाही के लिए 7 साल की सजा मिलती है। वह अच्छे बर्ताव का नाटक करके जल्दी जेल से बाहर आ जाता है और मैं तुमसे प्यार करना चाहता था नाम से एक किताब छापता है। वह प्रेस कॉन्फ्रेंस में 90 डिग्री झुककर माफी मांगने का दिखावा कर रहा है, लेकिन सामने से देखने पर उसके चेहरे पर रत्ती भर भी पछतावा नहीं दिखता है। शाओलिंग के दादा दादी टीवी पर आनबेन की प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहे हैं और उनके चेहरे पर गहरा गुस्सा और दुख है। टीवी पर आनबेन बड़ी ही बेशर्मी से आंसू बहाने का नाटक कर रहा है और झूठ बोल रहा है कि खून का रिश्ता न होने के बावजूद वह शाओलिंग को अपनी सगी बेटी की तरह मानता था। उसकी यह झूठी प्रेस कॉन्फ्रेंस और किताब एक बड़ा विवाद बन जाती है, लेकिन फिर भी इंटरनेट पर बहुत तेजी से वायरल हो रही है। इसके बाद आनबेन को एक शानदार रेस्टोरेंट में अपने पब्लिशर के साथ डिनर करते हुए दिखाया जाता है। वह बहुत खुश है, उसके चेहरे पर कोई पछतावा नहीं है, बल्कि वह घमंड में चूर होकर अपनी अगली किताब का नाम भी सोच चुका है। डिनर के बीच जब आनबेन वॉशरूम के लिए बाहर आता है तो चश्मे वाली एक महिला रिपोर्टर उसे रोकती है और एक खास इंटरव्यू की मांग करती है। आनबेन और ज्यादा मशहूर होना चाहता है और उसे रिपोर्टर भी आकर्षक लगती है, इसलिए वह मान जाता है। दोनों साथ में बाहर पार्किंग की तरफ आते हैं। जैसे ही आनबेन एक सफेद वैन के पास पहुंचता है, अचानक यागो का लंबे बालों वाला साथी गाड़ी से निकलता है और आनबेन को जोरदार लात मारकर वैन के अंदर धकेल देता है। दरअसल यह महिला रिपोर्टर भी यागो की ही साथी है। वैन के अंदर गिरते ही आनबेन समझ जाता है कि यह कोई इंटरव्यू नहीं बल्कि अपहरण है। वह संघर्ष करता है और भागने की कोशिश करता है, लेकिन लंबे बालों वाला लड़का उसे पीछे से गले से दबोच लेता है और इतनी जोर से दबाता है कि आनबेन का दम घुट जाता है और वह बेहोश हो जाता है। रास्ते में जब आनबेन को दोबारा होश आने लगता है तो वह लड़का उसे शांत करने के लिए फिर से चेहरे पर जोरदार लात मारता है। होश आने पर आनबेन खुद को एक अंधेरे गोदाम में पाता है। उसे जमीन पर इस तरह बांधकर बिठाया गया है कि वह हिल न सके। उसके सामने यागो खड़ा है। यागो बिना कोई बात किए एक लोहे का मोटा पाइप उठाता है और सीधे आनबेन के सिर पर पूरी ताकत से दे मारता है। आनबेन का सिर फट जाता है और खून उसके चेहरे पर बहने लगता है। अपनी मौत सामने देखकर वह खूंखार दरिंदा अचानक कानून की बातें करने लगता है। वह रोते हुए कहता है कि यह सब गैर कानूनी है और कानून के खिलाफ है। यागो को ऐसे अपराधियों से सख्त नफरत है जो खुद जुल्म करते हैं लेकिन मौत सामने देखकर कानून का सहारा लेते हैं। यागो उससे कहता है कि मैं कोई पुलिस वाला, जज, ज्ञान देने वाला टीचर या कोई साधु नहीं हूँ और न ही मैं कोई इंसाफ का मसीहा हूँ। मैं तो बस बदला लेने वाला इंसान हूँ। इतना कहकर यागो उसी लोहे के पाइप से आनबेन के पैरों पर जोरदार वार करता है। वार इतना तेज होता है कि आनबेन की हड्डियां टूट जाती हैं और वह दर्द से चीखने लगता है। अब बारी थी उस असली और खौफनाक सजा की। यागो आनबेन से कहता है कि तुम्हें उस मासूम बच्ची को ठंडे पानी से सजा देना बहुत पसंद था, तो आज तुम्हारे साथ भी वही होगा, लेकिन पानी बहुत गर्म होता है, इसलिए यागो लिक्विड नाइट्रोजन का इस्तेमाल करता है। यह एक ऐसा केमिकल होता है जिसका तापमान -200 डिग्री होता है और यह किसी भी चीज को पल भर में जमाकर पत्थर बना देता है। आनबेन दर्द से तड़प रहा है, उसकी हालत खराब है और वह डर के मारे रोते हुए भीख मांग रहा है। यागो उसके सामने एक शर्त रखता है। वह कहता है कि अगर तुम शाओलिंग की आत्मा से 1000 बार माफी मांगोगे तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। मौत के डर से आनबेन पागलों की तरह जल्दी जल्दी माफी मांगने लगता है, लेकिन तभी यागो एक पूरी बाल्टी भरकर
लिक्विड नाइट्रोजन सीधा आनबेन के सिर पर उड़ेल देता है और कहता है कि माफ करना, मैंने तुमसे झूठ बोला था। लिक्विड नाइट्रोजन गिरते ही आनबेन का पूरा शरीर उसी पल बर्फ की तरह जमकर पत्थर बन जाता है और उसकी वही दर्दनाक मौत हो जाती है। अंत में बदला पूरा करने के बाद यागो और उसका साथी गाड़ी में बैठकर वहां से चले जाते हैं। आनबेन के ऊपर लिक्विड नाइट्रोजन से भरी एक पूरी बाल्टी उड़ेल दी जाती है। मरने का यह तरीका सच में बहुत ही खौफनाक था। आनबेन के जमे हुए शरीर के टुकड़े टुकड़े करने के बाद कहानी यागो के जिगरी दोस्त शाहू की तरफ मुड़ती है। 6 साल पहले ओसाका में शाहू अपने नाम की तरह ही बहुत गुस्सैल और एक खतरनाक बॉक्सर था। एक दिन सड़क पर गुंडों के 2 गुट आपस में लड़ रहे थे। शाहू बीच बचाव करने जाता है और सिर्फ 3 मुक्के और 2 लातों में वहां के सबसे गुंडे आदमी को धूल चटा देता है। जब दूसरा गुट उसे धन्यवाद देने आता है तो शाहू उनके लीडर को भी घुटनों के बल बैठा देता है, क्योंकि उसे ऐसे डरपोक लोगों से सख्त नफरत थी जो बस बड़ी बड़ी बातें करते हैं लेकिन लड़ नहीं सकते। इसके बाद सड़क बिल्कुल शांत हो जाती है। अगली सुबह जब शाहू की माँ को उसकी लड़ाई के बारे में पता चलता है तो वह उसे खूब खरी खोटी सुनाती है। वह गुस्से में कहती है कि अगर तुम्हें लड़ना इतना ही पसंद है तो मुझे ही जान से मार दो। लेकिन दुनिया की हर माँ की तरह उसकी जुबान भले ही कड़वी थी पर दिल बहुत साफ था। एक रात शाहू एक अंडरग्राउंड बॉक्सिंग मैच लड़ने जाता है। ये एक ऐसा खतरनाक मैच था जहां कोई नियम नहीं होते और अगर कोई लड़ते हुए मारा भी जाए तो किसी की कोई जिम्मेदारी नहीं होती। इस मैच में शाहू हार जाता है और उसे एक ही मुक्के में नॉकआउट करके अस्पताल पहुंचा दिया जाता है। अस्पताल में उसकी माँ उससे मिलने आती है और कहती है कि उसे अब उसकी कोई परवाह नहीं है। लेकिन वहां से निकलते ही वह सीधे एटीएम जाती है, अपनी सारी जमा पूंजी निकालती है और अपने बेटे की ताकत बढ़ाने के लिए अच्छी खाने पीने की चीजें और सप्लीमेंट्स खरीदने चली जाती है। अस्पताल लौटते समय रास्ते में एक बाइक सवार लुटेरा उसकी माँ का बैग छीनने की कोशिश करता है। बैग बचाने की छीना झपटी में माँ सड़क किनारे लोहे के डिवाइडर से टकरा जाती है और उनकी दर्दनाक मौत हो जाती है। कोर्ट में हत्यारे को सिर्फ 9 साल की सजा सुनाई जाती है। यह फैसला सुनते ही शाहू पूरी तरह टूट जाता है। जब कानून उसे इंसाफ नहीं देता तो वह खुद अपना इंसाफ करने की ठान लेता है। वह कोर्ट रूम में पागलों की तरह चीखता है कि मुझे उसे जान से मार देने दो, लेकिन पुलिस उसे कसकर पकड़ लेती है। इसी घटना के बाद शाहू और यागो एक साथ आ गए और एक दूसरे के गहरे दोस्त बन गए। शाहू को अपराधियों से सख्त नफरत तो थी, लेकिन शुरुआत में उसके अंदर किसी की जान लेने की हिम्मत नहीं थी। एक बार वह अकेले ही एक अपराधी को बुरी तरह पीटता है और उसे जंगल में एक पानी के ड्रम के ऊपर उल्टा लटका देता है। अगर वह रस्सी छोड़ देता तो अपराधी पानी में डूबकर मर जाता। शाहू कई बार कोशिश करता है, लेकिन हर बार आखिरी मौके पर उसका दिल पसीज जाता है और वह उसे वापस ऊपर खींच लेता है। जब शाहू की ताकत पूरी तरह जवाब देने लगती है तभी वहां यागो आ जाता है। यागो के आते ही रस्सी छूट जाती है और वह अपराधी सीधा पानी में गिरकर डूबने से मर जाता है। इस घटना के बाद यागो एक नियम बनाता है और शाहू से कहता है कि तुम किसी की जान नहीं ले सकते, इसलिए आज के बाद मारने का सारा काम मैं खुद करूंगा। कहानी वापस वर्तमान समय में बुक स्टोर में लौटती है। यागो काउंटर पर बैठकर किताब पढ़ रहा है। तभी एक महिला ग्राहक दुकान के अंदर आती है और शेल्फ से वही लाल रंग की किताब निकालती है। दोनों भाई उस महिला को अंदर कमरे में ले जाते हैं, जहां उन्हें एक और बेहद दर्दनाक कहानी सुनने को मिलती है। एक लड़की को खौफ में भागते हुए दिखाया जाता है जिसका नाम शांगजी है। यांगजी एक युवा और मासूम लड़की है जिसका सपना एक मशहूर गायिका सिंगर बनना है। वह दिन में लाइव स्ट्रीमिंग करती है, जहां वह अपनी मीठी आवाज से गाने गाकर फैंस बनाती है और रात में एक थीम बार में पार्ट टाइम काम करती है, जहां वह पारदर्शी ट्रांसपेरेंट सेलर यूनिफॉर्म पहनकर ग्राहकों को सर्व करती है। उसके छोटे बाल और प्यारी सी मुस्कान हर किसी को आकर्षित करती है। उसकी इसी मासूमियत और सुंदरता पर एक गुइथियन नाम का आदमी फिदा हो जाता है। गुइथियन एक बहुत ही अजीब और मानसिक रूप से बीमार किस्म का इंसान है। वह शांगजी के लाइव स्ट्रीम में बड़े बड़े गिफ्ट्स भेजकर उसका सबसे बड़ा फैन बन जाता है। इसके बाद वह उसके थीम बार में भी पहुंच जाता है और उसे अपना विजिटिंग कार्ड देते हुए खुद को एक बड़ा म्यूजिक प्रोड्यूसर बताता है। वह शांगजी को झूठा सपना दिखाता है कि वह उसे एक बहुत बड़ी गायिका बना सकता है। शांगजी अपनी एक सहकर्मी दोस्त कुंजी को यह बात बताती है। कुंजी भी एक खूबसूरत लड़की है और वह शांगजी को चेतावनी देती है कि ऐसे आदमियों पर भरोसा मत करो। कुंजी को अच्छी तरह पता था कि मनोरंजन की दुनिया, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में ऐसे आदमी लड़कियों को सिर्फ अपना शिकार बनाने के लिए ऐसे सपने दिखाते हैं, लेकिन शांगजी अपनी मासूमियत में उसकी बातों को नजरअंदाज कर देती है। शांगजी के जन्मदिन से एक दिन पहले उसकी माँ उससे मिलने टोक्यो आती है। वे दोनों एक छोटे से अपार्टमेंट में बैठती हैं और माँ उसे जन्मदिन के उपहार के रूप में एक बहुत ही खूबसूरत मोतियों की बाली पर्ल इयररिंग्स देती है। शांगजी खुशी खुशी उन बालियों को पहनकर लाइव स्ट्रीम करती है और अपने फैंस को बताती है कि वह जल्द ही अपना पहला गाना
रिकॉर्ड करने वाली है। उसे लगने लगता है कि गुइतियन सच में उसकी मदद करेगा, लेकिन गुइतियन के इरादे बिल्कुल अलग थे। वह श्यांगजी को फंसाने के लिए फिर से उसके बार में आता है और उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। श्यांगजी को यह सब अजीब लगता है और वह गुइतियन को बताती है कि कुंजी ने उसे सावधान रहने को कहा था। गुइतियन समझ जाता है कि अगर उसे श्यांगजी को पाना है तो कुंजी को रास्ते से हटाना होगा। गुइतियन एक नई चाल चलता है। वह कुंजी के पास जाकर झूठ बोलता है कि वह उसे भी एक मशहूर गायिका बना सकता है। वह सोचता है कि कुंजी उसकी बातों में आ जाएगी, लेकिन वह उसकी चाल समझ जाती है। कुंजी श्यांगजी के मन में यह बात बिठा देती है कि गुइतियन एक धोखेबाज है और वह बस दोनों लड़कियों को आपस में लड़वाना चाहता है। इसके बाद श्यांगजी धीरे धीरे गुइतियन से दूर होने लगती है। वह रात में काम खत्म होने के बाद अकेले अपने घर जा रही होती है। वह अपने कानों में हेडफोन लगाए हुए है। तभी पीछे से एक लाल रंग की स्पोर्ट्स कार आती है और उसके ठीक बगल में आकर रुकती है। कार में गुइतियन बैठा है। वह एक अजीब सी मुस्कान के साथ श्यांगजी को डराने की कोशिश करता है। गुइतियन उसे अपनी गाड़ी में बैठने के लिए कहता है, लेकिन श्यांगजी उसके चेहरे के खौफनाक भाव देखकर समझ जाती है कि कुछ तो गलत है। वह गाड़ी में बैठने से मना कर देती है। गुइतियन का घमंड टूट जाता है और वह गुस्से में अपनी कार को तेजी से आगे बढ़ाता है, लेकिन फिर अचानक रुकता है और श्यांगजी के घर का पूरा पता और रूम नंबर जोर से बोलता है। यह सुनकर श्यांगजी बुरी तरह डर जाती है कि उसे उसका घर कैसे पता चला। अगले दिन श्यांगजी यह पूरी घटना अपनी दोस्त कुंजी को बताती है। कुंजी को यह सुनकर बहुत गुस्सा आता है। कुंजी श्यांगजी को समझाते हुए कहती है कि इस तरह के घटिया आदमियों को सबक सिखाना बहुत जरूरी है। श्यांगजी और कुंजी की यह हिम्मत भरी बातें हमें सोचने पर मजबूर करती हैं कि शायद वे दोनों गुइतियन का सामना कर लेंगी, लेकिन अफसोस कि उन दोनों लड़कियों ने गुइतियन की मानसिकता और उसके पागलपन को बहुत कम आंका था। गुइतियन अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए कई दिनों तक श्यांगजी के अपार्टमेंट के बाहर छिपकर इंतजार करता रहता है। एक दिन जब श्यांगजी अपने घर का दरवाजा खोलती है, गुइतियन पीछे से अचानक उस पर हमला कर देता है। श्यांगजी खुद को बचाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन गुइतियन उसे एक जोरदार मुक्का मारता है, जिससे वह जमीन पर गिर जाती है और उसके चेहरे से खून निकलने लगता है। वह उसकी मां द्वारा दी गई मोतियों की बालियां भी तोड़ देता है और खून फर्श पर गिर जाता है। इसके बाद की कहानी बहुत ही डरावनी और अजीब है। श्यांगजी गुइतियन के हर पागलपन और उसकी हर गंदी बात को मानने लगती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि गुइतियन ने श्यांगजी के कुछ बहुत ही शर्मनाक और निजी प्राइवेट वीडियोस बना लिए हैं और वह उसे ब्लैकमेल कर रहा है। वह उसे अपनी गुलाम बना लेता है। एक हफ्ते के अंदर ही गुइतियन उसे 7 बार अलग अलग होटलों में ले जाकर उसका शोषण करता है। एक दिन जब वे दोनों एक होटल में होते हैं, श्यांगजी से यह सब और नहीं सहा जाता। जब गुइतियन बाथरूम में नहाने जाता है, तब श्यांगजी होटल के कमरे में अपनी ही स्टॉकिंग्स से फांसी लगाकर अपनी जान दे देती है। यांगजी की मौत के बाद उसकी मां बहुत दुखी और गुस्से में होती है। वह अपनी बेटी के लिए इंसाफ पाने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन गुइतियन के परिवार की समाज और पुलिस में बहुत बड़ी पहुंच है। उनकी पहुंच के कारण यह मामला प्रेमियों के बीच की लड़ाई और आत्महत्या बताकर रफा दफा कर दिया जाता है। गुइतियन को श्यांगजी की मौत का दोषी नहीं माना जाता और उसे एक दिन के लिए भी जेल नहीं जाना पड़ता। अपनी बेटी को खोने के बाद श्यांगजी की मां बुरी तरह टूट जाती है। जब पुलिस से कोई मदद नहीं मिलती तो वह इंसाफ के लिए यागो की उसी सीगल बुक स्टोर में पहुंचती है। यागो और उसका साथी श्याओहू सब कुछ सुनते हैं और यह केस ले लेते हैं। इधर गुइतियन एक रेस्टोरेंट में अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ बड़ी बड़ी हाँक रहा है। उसे श्यांगजी की मौत का कोई दुख नहीं है। वह अपने दोस्तों को एक टैबलेट पर लड़कियों की तस्वीरें दिखाता है और बताता है कि वह सोशल मीडिया की तस्वीरों से ही किसी भी लड़की का पता लगा सकता है। वह बताता है कि कैसे वह लड़की की आंखों में पड़ने वाली रोशनी, पीछे दिख रहे खंभे, धूप की दिशा और बालकनी के डिजाइन जैसी छोटी छोटी बातों को देखकर उसके घर का पता ढूंढ लेता है। वह श्यांगजी की मौत का भी मजाक उड़ाता है और दोस्तों को उसके मरने की तस्वीर भी दिखाता है जो उसने मरने से पहले खींची थी। ये सब देखकर यागो और श्याओहू का खून खौल उठता है। यागो मानता है कि गुइतियन जैसे इंसान को जानवर कहना भी जानवरों का अपमान करना है। रात को जब गुइतियन रेस्टोरेंट से बाहर निकलता है और एक नई लड़की का पीछा करने लगता है, तभी यागो अपनी सफेद वैन लेकर तेजी से आता है और उसे जोरदार टक्कर मारता है। गुइतियन टक्कर से 40 मीटर दूर जा गिरता है। जैसे ही वह उठकर गालियां देने लगता है, श्याओहू वहां पहुंचता है और उसके चेहरे पर एक भयानक लात मारता है, जिससे वह बेहोश हो जाता है। श्याओहू उसे वहीं मारना चाहता है, लेकिन वह कहता है कि ऐसे इंसान को इतनी आसान मौत देना उसके लिए बहुत बड़ी राहत होगी। वह चीख कर कहता है कि वह इस दुनिया में पैदा ही ऐसे घटिया और गंदे लोगों को तड़पा कर मारने के लिए हुआ है। यागो उसे अपनी वैन में डालता है और 200 किलोमीटर दूर एक सुनसान गांव में अपने गुप्त अड्डे सीक्रेट बेस
पर ले जाता है। जब गुइतियन को होश आता है तो वह देखता है कि उसके हाथ पैर बंधे हुए हैं और वह एक बहुत ही अजीब सी स्थिति में बंधा हुआ है। शुरुआत में गुइतियन अपनी हेकड़ी दिखाता है, लेकिन जब यागो आग में तपता हुआ एक लाल लोहे का पाइप निकालता है, यह लोहे का लाल गर्म पाइप गुइतियन की जांघों के बीच ले जाया जाता है। गुइतियन की चीखें पूरे गोदाम में गूंज उठती हैं, लेकिन यागो को उस पर बिल्कुल तरस नहीं आता। गुइतियन की दर्दनाक मौत के बाद यागो और शाओहू उसकी लाश के टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। अगले दिन कुछ बच्चे एक मैदान में खेल रहे होते हैं, तभी उनकी गेंद एक बड़ी सी प्लास्टिक की बोरी के पास जाती है। जब बच्चे करीब जाकर देखते हैं तो वह कोई आम कचरा नहीं होता, बल्कि गुइतियन का आधा कटा हुआ शरीर होता है। आप सोच रहे होंगे कि यागो इतनी बेखौफ होकर खुलेआम हत्याएं क्यों कर रहा है और क्या उसे पुलिस का कोई डर नहीं है। तभी दुकान के दरवाजे पर घंटी बजती है और एक आदमी अंदर आता है। वह एक पुलिस इंस्पेक्टर है। वह यागो से गुस्से में कहता है कि अगर तुम इसी तरह सरेआम हत्याएं करते रहे तो मेरे सब्र का भी बांध टूट जाएगा और मैं तुम्हें गिरफ्तार कर लूंगा। असल में यह इंस्पेक्टर यागो का सगा चाचा है। यागो जो भी खून करता है उसके सबूत मिटाने और पुलिस की नजर से उसे बचाने का काम उसका चाचा ही करता है। लेकिन इस बार चाचा उसे गिरफ्तार करने या चेतावनी देने नहीं आया था, बल्कि वह खुद एक नया केस लेकर आया था। वह यागो से एक और अपराधी को मारने की गुजारिश करता है और इस बार बदला एक चश्मे वाली लड़की नैना के लिए लेना है। नैना एक आम सी लड़की है जिसे शूटिंग गेम्स खेलना बहुत पसंद है। वह अपने कमरे में बैठकर गेम खेल रही होती है। तभी उसकी बड़ी बहन कमरे में आती है और उसे नीचे आकर खाना खाने के लिए कहती है। उसकी बहन कहती है कि हम पूरे परिवार ने बहुत दिनों से एक साथ बैठकर खाना नहीं खाया है। नैना गेम खेलने में इतनी मग्न है कि वह अपनी बहन की बात पर ध्यान नहीं देती और अपनी टीम के साथ गेम जीतने की जिद में वहीं बैठी रहती है। उसे सपने में भी अंदाजा नहीं था कि उसकी बहन का इस तरह दरवाजा बंद करके जाना उनकी जिंदगी की आखिरी मुलाकात बन जाएगी। कुछ देर बाद घर की डोरबेल बजती है। नैना की बहन सोचती है कि शायद कोई कुरियर वाला आया है, लेकिन जैसे ही वह दरवाजा खोलती है वह बुरी तरह डर जाती है। दरवाजे पर सिर से पैर तक काले रंग के रेनकोट में एक आदमी खड़ा है जिसका चेहरा पूरी तरह ढका हुआ है। उस आदमी के हाथ में एक तेज धार वाला चाकू है और वह बिना कुछ बोले नैना की बहन की गर्दन पर जोरदार वार कर देता है। नैना के माता पिता डाइनिंग टेबल पर खाना खा रहे हैं। तभी उनकी नजर अपनी बेटी पर पड़ती है जो अपनी गर्दन पकड़े हुए खून से लथपथ जमीन पर गिर जाती है। उसके ठीक पीछे वह काले कपड़ों वाला खूंखार कातिल खड़ा है। कातिल बिना कोई बात किए सबसे पहले नैना के पिता पर हमला करता है और चाकू के कई वार करके उन्हें वहीं डाइनिंग टेबल पर मार डालता है। नैना की माँ यह सब देखकर भागने की कोशिश करती है, लेकिन कातिल उन पर भी हमला कर देता है। नैना अपने कमरे में हेडफोन लगाकर गेम खेल रही है, लेकिन तभी उसे नीचे से अपनी माँ की चीखें सुनाई देती हैं। वह समझ जाती है कि घर में कुछ बहुत बुरा हुआ है और अगर वह नीचे गई तो वह भी मारी जाएगी। अपनी जान बचाने के लिए वह चुपचाप अपने बिस्तर के नीचे छिप जाती है। कातिल सीढ़ियां चढ़कर नैना के कमरे में आता है। वह पूरे कमरे में नैना को ढूंढता है, लेकिन वह उसे कहीं नहीं मिलती। कातिल नैना के कंप्यूटर के पास रखी कुर्सी पर बैठ जाता है और उसके हेडफोन को उठाकर सूंघने लगता है। ये एक अजीब और डरावना पल है जो दिखाता है कि वह कातिल कितना मानसिक रूप से बीमार है। तभी कमरे में एक और काले कपड़ों वाला आदमी आ जाता है। उसके हाथ में नैना और उसकी बहन की एक तस्वीर है। वह आदमी नैना के बिस्तर के किनारे बैठ जाता है, ठीक उसी जगह जहां नैना छिपी हुई है। फिर वह आदमी एक बेहद ही घिनौनी और शर्मनाक हरकत करता है। वह अपनी पैंट नीचे कर लेता है और नैना की तस्वीर को देखते हुए नैना के ही सामने ऐसी हरकत करने लगता है जिसे देखकर किसी को भी घिन आ जाए। नैना बिस्तर के नीचे से यह सब देख रही है। वह डर के मारे कांप रही है और उसके आंसू बह रहे हैं। यह आदमी सिर्फ एक कातिल नहीं बल्कि एक बहुत ही गंदा और घटिया इंसान है। नैना की यह दर्दनाक कहानी सुनने के बाद भी यागो यह केस लेने से मना कर देता है। यागो का कहना है कि न तो नैना को और न ही पुलिस को उन कातिलों के बारे में कोई जानकारी है। जब उनके बारे में कुछ पता ही नहीं है तो बदला किससे लिया जाए। अपना पूरा परिवार खोने के बाद नैना के दिल में गहरा डर बैठ गया है। वह अपने घर वापस नहीं जाना चाहती, इसलिए वह यागो की सीगल बुक स्टोर में ही रहने लगती है और दुकान के छोटे मोटे काम करके अपना गुजारा करने लगती है। एक दिन यागो किसी काम से बाहर गया होता है और शाओहू दुकान के बाहर सीढ़ियों पर बैठा है। तभी वहां दो खूबसूरत स्कूली लड़कियां आती हैं। छोटी स्कर्ट वाली लड़की का नाम लिली है और लंबी स्कर्ट वाली लड़की का नाम शाओहू है। वे दोनों पक्की सहेलियां हैं। लिली ने कुछ दिनों से गौर किया है कि शाओहू बहुत उदास और डरी हुई रहती है। एक दिन स्कूल में ब्रेक के दौरान लिली शाओहू को छत पर अकेले रोते हुए देखती है। लिली को लगता है कि शायद स्कूल में कोई लड़का उसे परेशान कर रहा है। जब लिली बार बार पूछती है तो शाओहू रोते हुए उसे अपनी डरावनी कहानी बताती है। शाओहू बताती है कि उसके माता पिता हाल ही में एक अजीब से धार्मिक पंथ कल्ट में शामिल हो गए हैं। इस पंथ की एक गुरु लीडर है जो उसके माता पिता को मूर्ख बना रही है। उस गुरु ने उसके माता पिता से कहा है कि शाओहू के दादाजी के शरीर में एक बुरी लोमड़ी की आत्मा फॉक्स डीमन घुस गई है और उसे बाहर निकालने के लिए एक खास पूजा करनी होगी। ये सब सुनकर लिली को समझ आ जाता है कि यह कोई बहुत बड़ा धोखा है। स्कूल के बाद वह शाओहू को लेकर
सीधे यागो की दुकान सीगल बुक स्टोर पर आती है। दरअसल एक बार लिली को सड़क पर कुछ गुंडों ने परेशान किया था और श्याओहू ने ही उसे बचाया था। लिली को लगता है कि श्याओहू बहुत ताकतवर और अच्छा इंसान है, इसलिए वह श्याओहू की मदद कर सकता है। लिली भले ही मेकअप करती है और फैशन में रहती है, लेकिन वह दिल की बहुत अच्छी लड़की है। वह श्याओहू को बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। श्याओहू अभी अपनी बात पूरी करने ही वाली होती है, तभी दुकान का दरवाजा खुलता है और एक गंजा खतरनाक सा दिखने वाला आदमी अंदर आता है। वह आदमी खुद को श्याओहू का चाचा बताता है और कहता है कि वह उसे घर ले जाने आया है। श्याओहू उसे देखकर बहुत डर जाती है और उसकी आंखों में खौफ साफ दिखाई देता है। श्याओहू और लिली को यह आदमी बिल्कुल भी ठीक नहीं लगता। श्याओहू समझ जाता है कि इतनी सुंदर लड़की का ऐसा अजीब और गुंडे जैसा चाचा नहीं हो सकता। दाल में कुछ काला है। जब वह आदमी श्याओहू को जबरदस्ती ले जाने लगता है तो नैना, जो दुकान में ही रहती है, श्याओहू से कहती है कि श्याओहू के हाव भाव बता रहे हैं कि वह बहुत बड़ी मुसीबत में है। नैना ने खुद अपने परिवार को खोया है, इसलिए वह श्याओहू का दर्द समझती है। वह इंटरनेट पर इस तरह के धार्मिक पंथों, द कल्ट्स के बारे में पढ़ रही है। वह बताती है कि ये लोग बहुत खतरनाक होते हैं। ये लोग पहले लोगों का ब्रेन वॉश करते हैं, फिर उन्हें उनके परिवार और दोस्तों से दूर कर देते हैं और आखिर में उन्हें शारीरिक और मानसिक रूप से अपना गुलाम बना लेते हैं। नैना और श्याओहू का शक बिल्कुल सही था। श्याओहू के घर में एक बहुत बड़ा लोहे का पिंजरा रखा हुआ है। श्याओहू की माँ को किसी जानवर की तरह उस पिंजरे में बंद करके रखा गया है। उनकी नाक से खून बह रहा है और उनके शरीर पर चोट के निशान हैं, लेकिन ब्रेन वॉश होने के कारण श्याओहू की माँ इसका विरोध नहीं करती, बल्कि वह उस ढोंगी गुरु से हाथ जोड़कर कहती है, आपका धन्यवाद। श्याओहू के दादाजी बूढ़े जरूर हैं, लेकिन वे समझदार हैं। एक दिन जब घर में कोई नहीं होता, वे मौका देखकर घर से भाग निकलते हैं और पास के पुलिस स्टेशन में जाकर सब कुछ बता देते हैं। लेकिन वह गुरु बहुत चालाक है। जब पुलिस श्याओहू के घर आती है तो श्याओहू की माँ, जो उस गुरु के पूरी तरह कंट्रोल में है, पुलिस से झूठ बोल देती है कि दादाजी को अल्जाइमर, भूलने की बीमारी है और वे कुछ भी बकते रहते हैं। दादाजी अपनी बहू को बचाने के लिए उसका हाथ पकड़ लेते हैं। अचानक श्याओहू की माँ की बांग से कपड़ा हटता है और पुलिस की नजर उनके हाथों पर पड़े चोट के निशानों पर पड़ जाती है। पुलिस को शक हो जाता है। यह देखकर वह चालाक गुरु तुरंत एक नई झूठी कहानी बना देती है। वह पुलिस से कहती है कि श्याओहू आजकल बहुत चिड़चिड़ी हो गई है और एक दिन लड़ाई के दौरान उसने अपनी माँ को धक्का दे दिया था, जिससे उन्हें यह चोट लग गई। गुरु की इस झूठी बात का श्याओहू विरोध नहीं कर पाती, क्योंकि वह बहुत डरी हुई है। श्याओहू इतनी डरी हुई है कि वह कुछ भी बोल नहीं पाती और बस सिर हिलाकर हाँ कह देती है। श्याओहू के पिता भी गुरु के इतने बड़े भक्त बन चुके हैं कि वह अपने ही पिता श्याओहू के दादाजी को जबरदस्ती खींचकर घर के अंदर ले जाते हैं और पुलिस से कहते हैं कि वे घर का मामला खुद सुलझा लेंगे। यागो इस पूरी कहानी को सुनकर हैरान है। वह सोचता है कि भले ही यह एक झूठी कहानी लग रही हो, लेकिन जापान में ऐसे पंथों, कल्ट्स का सचमुच में वजूद है, तो शायद ये सच ही हो। घर के अंदर गुरु का ढोंग और भी भयानक हो जाता है। वह श्याओहू के दादाजी को पापी घोषित कर देती है और कहती है कि उनके अंदर की बुरी आत्मा को शुद्ध करना होगा। उसी रात गुरु के चेले श्याओहू के घर के ही एक कमरे में फर्श तोड़कर एक बड़ा गड्ढा खोदते हैं और दादाजी को जिंदा ही जमीन में दफना देते हैं। दादाजी को मारने के बाद भी गुरु का लालच खत्म नहीं होता। वह श्याओहू के माता पिता से कहती है कि उनके परिवार पर लोमड़ी की आत्मा, फॉक्स डीमन का बहुत गहरा श्राप है, जिसे हटाने के लिए उन्हें और भी बहुत सारे पैसे देने होंगे। गुरु यह भी जानती है कि श्याओहू ने यह सारी बातें बाहर लिली को बता दी हैं, इसलिए वह कहती है कि श्याओहू को भी पवित्र करने के लिए सजा देनी होगी। तभी उनके घर के बाहर लिली की आवाज आती है। गंजा आदमी, जो खुद को श्याओहू का चाचा बता रहा था, दरवाजा खोलता है और लिली से झूठ बोलता है कि श्याओहू बाहर सामान लेने गई है। लेकिन लिली हार मानने वाली नहीं है। वह जबरदस्ती घर के अंदर घुस जाती है और फर्श पर बैठ जाती है। वह कहती है कि वह श्याओहू के आने तक यहीं इंतजार करेगी। लेकिन लिली का असली मकसद कुछ और था। उसने चालाकी से अपने बैग में से एक छोटा सा जासूसी यंत्र, लिसनिंग डिवाइस /बग, निकाल लिया था और उसे चुपचाप दरवाजे के पास एक अंधेरी जगह पर छिपा दिया था। लिली के जाने के बाद वह डिवाइस घर के अंदर की सारी बातें रिकॉर्ड करने लगता है। लेकिन अफसोस की बात यह थी कि वह डिवाइस सिर्फ आवाज रिकॉर्ड कर सकता था, वीडियो नहीं। इसीलिए श्याओहू और लिली सिर्फ आवाजें सुन पाते हैं। वे यह नहीं देख पाते कि अंदर कितना भयानक और दिल दहला देने वाला नजारा चल रहा है। घर के अंदर गुरु ने श्याओहू के शुद्धिकरण, प्यूरिफिकेशन की रस्म शुरू कर दी है। श्याओहू को एक लोहे के पिंजरे में बंद कर दिया गया है। उसके दोनों हाथों को पिंजरे की लोहे की सलाखों से बांध दिया गया है और उसके हाथों में बिजली के तार, क्लिप्स जोड़ दिए गए हैं। गुरु जोर जोर से कुछ मंत्र पढ़ती है और तभी श्याओहू के शरीर में एक तेज बिजली का झटका, इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाता है। श्याओहू दर्द के मारे चीखने और कांपने लगती है। यह खौफनाक इलेक्ट्रोशॉक थेरेपी पूरी रात अगले दिन की सुबह तक चलती रहती है। अगली सुबह गुरु देखती है कि श्याओहू अभी भी हार मानने को तैयार नहीं है। वह श्याओहू के पिता के पास जाती है और उनके कान में चुपके से कुछ कहती है। वह उन्हें याद दिलाती है कि उन्होंने अपनी पत्नी को धोखा दिया था और उनका किसी और के साथ चक्कर
एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था। श्याओवू के पिता, जो पहले से ही गुरु के पूरी तरह से गुलाम बन चुके हैं, उन्हें लगने लगता है कि वे बहुत बड़े पापी हैं। उन्हें लगता है कि उनके धोखे की वजह से ही परिवार पर यह श्राप आया है। गुरु उन्हें उकसाती है कि उनका यह पाप सिर्फ मरने से ही धुलेगा और अगर वे मर जाएंगे तभी उनके परिवार को शांति मिलेगी। श्याओवू के पिता ढोंगी गुरु की बातों में पूरी तरह आ चुके हैं। गुरु उनसे कहती है कि पूरे परिवार की सलामती के लिए एक बलि देनी होगी और श्याओवू के पिता बिना कोई विरोध किए हाँ में सिर हिला देते हैं। दूसरी तरफ लिली ने अभी भी अपनी दोस्त को बचाने की उम्मीद नहीं छोड़ी है। वह श्याओवू के घर के बाहर एक कूड़ेदान पर चढ़कर दीवार के अंदर झांकने की कोशिश करती है, लेकिन तभी नैना वहां आ जाती है और उसे रोक लेती है। नैना उसे समझाती है कि यह बहुत खतरनाक हो सकता है। लिली और नैना एक पार्क में बैठी हैं। लिली अपनी दोस्त के लिए बहुत परेशान है। वह बताती है कि ग्रेजुएशन से पहले उन दोनों ने एक साथ म्यूजिक परफॉर्मेंस करने का सपना देखा था। कई रातों से ठीक से न सो पाने के कारण लिली बात करते करते नैना की गोद में ही सो जाती है। नैना उसे घर जाकर आराम करने को कहती है और सोचती है कि यह काम अब पेशेवरों पर ही छोड़ देना चाहिए। जैसे ही लिली वहां से जाती है, नैना अपने कानों में लगे ईयरफोन से उस जासूसी यंत्र की आवाजें सुनती है। वहां से बहुत ही खौफनाक बातें सुनाई देती हैं। ढोंगी गुरु अपने चेलों से कह रही है कि आज रात को फांसी की रस्म पूरी करनी है और श्याओवू के पिता खुशी खुशी खुद फांसी पर लटक जाएंगे। यह सुनते ही नैना घबरा जाती है। उसे पता चल गया है कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है। वह भागकर सीधे सीगल बुक स्टोर पहुंचती है, लेकिन वहां श्याओवू नहीं होता। मजबूरी में उसे यागो से ही मदद मांगनी पड़ती है। यागो अकेला ही श्याओवू के उस बड़े और पुराने घर के बाहर पहुंच जाता है। तभी श्याओवू का पूरा परिवार और वो गुरु अपने दोनों चेलों के साथ घर से बाहर निकलते हैं। गुरु का एक गंजा चेला यागो पर हमला कर देता है और यागो बिना कोई खास लड़ाई लड़े बहुत ही आसानी से मार खाकर जमीन पर गिर जाता है। नैना दूर झाड़ियों के पीछे से ये सब देख रही है। वह हैरान है कि यागो इतनी आसानी से कैसे हार गया। वह घबराहट में श्याओवू को लगातार फोन करती है, लेकिन श्याओवू एक पार्क में कसरत कर रहा है और उसे फोन की आवाज नहीं सुनाई देती। कई घंटों बाद जब रात हो जाती है, तब जाकर श्याओवू अपने फोन में हजारों मिस्ड कॉल्स देखता है। आप सोच रहे होंगे कि यागो इतना कमजोर कैसे हो सकता है। असल में यह यागो की एक चाल थी। उसने जानबूझकर खुद को उनके हवाले किया था ताकि वो उसे पकड़कर श्याओवू के घर के अंदर उसी लोहे के पिंजरे में बंद कर दें। उसने बेहोश होने का नाटक किया था ताकि वो श्याओवू से अकेले में बात कर सके। यागो का एक नियम है कि जब तक पीड़ित खुद अपने मुंह से यह न कहे कि मुझे उन्हें मारना है, तब तक वो किसी की जान नहीं लेता। जैसे ही सब वहां से जाते हैं, यागो आसानी से अपने बंधे हुए हाथ खोल लेता है और अपने कपड़ों में छिपाए हुए एक तार से पल भर में पिंजरे का ताला भी खोल लेता है। दूसरी तरफ वो तीनों ढोंगी घर के अंदर ही एक बड़ा गड्ढा खोद रहे हैं ताकि पूरे परिवार को एक साथ दफना सके। और उसी समय वो ढोंगी गुरु श्याओवू के पिता को फांसी पर लटकाने की रस्म शुरू कर देती है। वो किसी देवता को बुलाने का नाटक करती है और कहती है कि पिता की बलि से ही इस परिवार का खून शुद्ध होगा। श्याओवू और उसकी माँ जमीन पर घुटनों के बल बैठकर प्रार्थना कर रहे हैं। जैसे ही गुरु का मंत्र खत्म होता है, श्याओवू के पिता खुशी खुशी फांसी के फंदे के नीचे रखे स्टूल पर खड़े हो जाते हैं। वो पलटकर अपने परिवार को सम्मान से झुककर प्रणाम करते हैं। सबसे खौफनाक बात तो यह है कि वो पिता खुद अपनी बेटी श्याओवू से कहते हैं कि वो आकर उस स्टूल को हटा दे ताकि वो फांसी पर लटक सके। वो पिता मुस्कुराते हुए फांसी का फंदा अपने गले में डाल लेते हैं, जैसे उन्हें सच में स्वर्ग मिल रहा हो। आगे का पार्ट देखने के लिए कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखें। जल्द ही लाएंगे।